नमस्कार दोस्तों, एनजी अकेडमी फॉर जीके में डेली करंट अफेयर्स के आज 27 मार्च 2022 के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, अर्थ और किस वैश्विक संस्था के नेतृत्व में मनाया जाता है? अर्थ और किस वैश्विक संस्था के नेतृत्व में मनाया जाता है? वो संस्था है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। और ये हर वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। आखिरी शनिवार को मनाया जाता है हर वर्ष। तो वर्ष 2022 का जो अर्थ आवर मनाया गया वो कब मनाया गया है? 26 मार्च को। ठीक है ना, ये डेट हमें याद रखनी है कि वर्ष 2022 में अर्थ आवर किस तारीख को मनाया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। कहाँ से? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। जो अर्थ आवर है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदान करना। इसमें हम क्या करते हैं, 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में हम लाइट्स जो है तो लाइट्स बंद करके अपना समर्थन प्रदान करते हैं। इसमें देखिए, एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आया WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके बारे में 2-3 जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो स्थापना का वर्ष है, स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना वर्ष है इसका 1961। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड फंड अर्थ आवर इससे संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट को रोजगार बजट के रूप में पेश किया है? किस राज्य की सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार के मुख्य जो वित्त मंत्री हैं, कौन है? डिप्टी CM जो हैं मनीष सिसोदिया जी, वो वित्त मंत्री। उन्होंने जो वर्ष 2022-23 का जो बजट है उसकी थीम क्या रखी है? रोजगार रखी है, इसलिए उसको रोजगार बजट भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष राज्य कौन से हैं? पहला है गोवा, दूसरे नंबर पे है सिक्किम, तीसरे नंबर में दिल्ली। टॉप 3 जो आए हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में, गोवा की है लगभग 3 लाख के आसपास है, 3,10,000 के आसपास है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन के साथ शीर्ष राज्य कौन है? किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आए थे? वो शीर्ष राज्य कौन है? पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे है दिल्ली। जो विदेशी पर्यटकों के मामले में जो शीर्ष राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। और जो हमारे पॉइंट्स हैं कुछ और देख लेते हैं। जो हमें पर्यटन के माध्यम से कितने, लगभग 50,136 करोड़ रुपए की आय हुई है। विदेशी मुद्रा जो विदेशी पर्यटक आते हैं उससे हमें लगभग 50,136 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हुई है। और एक और पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो किन किन देशों से आए हैं सर्वाधिक। जो विदेशी पर्यटकों का आगमन है, जो विदेशी आए वो किन किन देशों से आए हैं? सबसे अधिक मात्रा में आए हैं बांग्लादेश से। लीगली आए हैं, ये नहीं कहते हैं कि ये तो पहले से ही आ चुके हैं, असम में बैठे हुए, नहीं, वो वीजा लेके आए आराम से। बांग्लादेश से पहले नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे है US से आए हैं, फिर तीसरे नंबर पे आए UK से आए हैं। ठीक है, जो बांग्लादेश से आए हैं उनकी जो संख्या लगभग 20% आए हैं बांग्लादेश से आए जो विदेशी। और जो भारतीय हैं जो पर्यटन हेतु विदेश में गए वो कहाँ गए? भारतीय सबसे अधिक लगभग 33% भारतीय हैं जो UAE में गए हैं। UAE में लगभग 33%, 33.96 के आसपास गए। उसके बाद कहाँ गए हैं? US में गए। ठीक है ना, ये है कि जो सबसे ज़्यादा विदेशी जो भारत में आए हैं, जो सबसे ज़्यादा विदेशी आए हैं वो कहाँ से आए? बांग्लादेश से आए। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? US है। तीसरे नंबर पे कौन है? UK है। जो भारतीय हैं जो विदेश में गए हैं वो किस राष्ट्र में गए हैं? सबसे ज़्यादा जो 33.96 गए के आसपास गए UAE में। फिर कहाँ गए? US में गए। और हमको जो विदेशी मुद्रा की आय हुई है लगभग कितनी हुई है? 50,136 करोड़, 50,136 करोड़। ठीक है ना। और जो हमारे जो शीर्ष राज्य हैं विदेशी पर्यटकों के आगमन वो कौन है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का याद रखना है। कौन सी नंबर पे है? 3rd नंबर पे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया गया है? कितने प्रतिशत टैक्स लगाया गया है? 30% टैक्स लगाया गया है। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो हमको याद रखना है कि जो उससे कमाई होने वाली है VDA से, वर्चुअल डिजिटल एसेट से, उसमें कितने % टैक्स लगाया गया? 30% लगाया गया। अब ये VDA क्या होते हैं? जो VDA होते हैं कि अगर हम कोई कोड, नंबर या टोकन को, उसको VDA माना जाएगा, जिसके ट्रांसफ़र करने से या उसके स्टोर करने से या उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारोबार कर, जो कोई जैसे कोड है, कोई नंबर है, कोई टोकन है, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारोबार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कारोबार करने के लिए। अब जैसे हम लोग अभी आजकल सुन रहे हैं, जैसे बिटकॉइन के बारे में सुनते हैं हम लोग, तो वो क्या है? वो भी डिजिटल एसेट्स है। अगर किसी बंदे के पास बिटकॉइन है, वो एक टोकन के तरीके से उसने स्टोर कर रखा है, उससे कमाई होती है, तो उस कमाई पे 30% का टैक्स लगेगा। उस टोकन के क्या कर सकता है? वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, कारोबार भी कर सकता है उससे कई जगह पे। ऐसा अभी हाल में तो ज़्यादा जगह नहीं जहाँ पर जो वर्चुअल करेंसी है, जो वर्चुअल एसेट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। लीगलाइज नहीं किया है, लेकिन उसको कर के दायरे में सरकार ने लाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 15वां संस्करण आयोजित किया जाता है। इसमें इस बार कितनी टीमें हैं? 10 टीमें शामिल की जाए। नई टीमें कौन कौन सी हैं? कहाँ से हैं? गुजरात की है, और दूसरी कौन सी है? इस बार अपनी लखनऊ से है। इस बार हम लोग IPL खेलेंगे, देखेंगे नहीं सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा पर अपने बजट का सर्वाधिक खर्च करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? शीर्ष राज्य कौन से हैं? कौन जो अपनी शिक्षा पर, एजुकेशन पर अपने बजट का सर्वाधिक खर्च करते हैं? ये रिपोर्ट किसने जारी की है? रिजर्व बैंक ने जारी की। जो पहले नंबर पे है दिल्ली अपने बजट का लगभग 22.8%। दिल्ली अपने बजट का 22.8% खर्च करता है एजुकेशन पे। असम कितना करता है? 18.6%। और छत्तीसगढ़ कितना करता है? 18.1%। 18.1% अपने बजट का कितना खर्चा करता है? 18.1%। जो हम देख लिए ना, हमारे जो शिक्षा पर सर्वाधिक बजट खर्च करने वाले हैं, पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर असम, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ये 3 शीर्ष राज्य हैं। दिल्ली 22.8%, असम कितना करता है? 18.6%, छत्तीसगढ़ कितना करता है? 18.1%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के विदेश मंत्री जो हाल ही में भारत की यात्रा पर थे, कौन है? वांग यी। ये महोदय हैं एस जयशंकर जी के साथ, जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये हैं चाइना के। इनको देख लो, यही हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में पेगासस जासूसी मामले की जांच हेतु किसके नेतृत्व में समिति गठित की थी? किसके नेतृत्व में? हाँ, खूब अल्लाह मचा था पेगासस जासूसी। तो ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर था, वो किस देश की कंपनी का था? इजराइल की कंपनी का था। ठीक है ना, इजराइल की कंपनी का था। उससे जो जासूसी के मामले हैं, लोग जो सिविल सोसाइटी है, कई राजनीतिक दल, उन्होंने आरोप लगाए थे कि सरकार ने इसका प्रयोग अपने विरोधियों की जासूसी करने में इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके के आरोपों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की थी। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। 3 सदस्यीय किसके नेतृत्व में? सेवानिवृत्त न्यायाधीश RV रविंद्रन के नेतृत्व में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदान एवं निर्वाचित होने का अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? मतदान देने का अधिकार या निर्वाचित होने का अधिकार? तो विधिक अथवा वैधानिक अधिकार। आपके जब विकल्प दिया जाएगा उसमें का मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, इस तरीके से दिया गया होगा। तो हमको कौन सा लगाना है? विधिक अथवा वैधानिक अधिकार। इसको कहीं लिखा होगा सांविधिक अधिकार। ठीक है ना। ये इसलिए करंट अफेयर्स के उसमें डाला गया कि आजकल मांग की जा रही है कि मतदान के अधिकार को जरूरी किया जाए, अनिवार्य मतदान का अधिकार होना चाहिए, कि लोगों को मतदान करना जरूरी कर दिया जाए। तो उस तरीके से संबंधित है कि भारत में जो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, विधिक और वैधानिक अधिकार है। और ये अधिकार भारतीय लोगों को किससे मिलता है? किस एक्ट अधिनियम से मिलता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1951। ठीक है ना। 1951 एक्ट के तहत 1951 एक्ट के तहत जो भारतीय नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार मिलता है। इससे ये कहा जाता है कि मतदान एवं निर्वाचित होने का अधिकार है जो विधिक एवं वैधानिक अधिकार है। अब ये संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार मतलब ये हो जाएगा कि जो मूल अधिकार, जो संविधान के मूल अधिकार में जो उसमें जो अधिकार दिए गए वो मूल अधिकार हो गए, और संवैधानिक अधिकार ही हो गए वही। संवैधानिक कौन से अधिकार हो गए? संवैधानिक अधिकार वो होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया होगा।
समझ रहे हो ना, जो मूल अधिकार जो दिए हुए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो हमको अधिकार दिए गए हैं वो सभी संवैधानिक अधिकार हैं। जो विधिक अधिकार होते हैं, वैधानिक अधिकार होते हैं, वो अधिनियम के माध्यम से हमको मिलते हैं। किसके माध्यम से मिलते हैं? अधिनियम के माध्यम से। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जो भी चीज़ जैसे होते संवैधानिक संस्था होती है और वैधानिक संस्था हुई, तो जो संस्था का निर्माण संविधान में जो अनुच्छेद दिया गया उसके अनुसार किए जाता है उस संस्था का, तो उसको कहते हैं संवैधानिक संस्था। जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट, ये संवैधानिक संस्था है। क्यों है कि इसका उल्लेख संविधान में किया गया। संविधान ने कहा है कि इन संस्थाओं का निर्माण करो। अगर किसी अधिनियम के माध्यम से हमको कहा जाए कि इस संस्था का निर्माण करो, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसे है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये क्या संवैधानिक संस्था है? इसको अभी संवैधानिक संस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको अनुच्छेद में डालने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका उल्लेख संविधान में किया जाए। लेकिन जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये इसका स्थापना किससे हुई है? एक अधिनियम के माध्यम से। वो अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993 में। 1993 में अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसलिए ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है कि वह सांविधिक संस्था है? विधिक संस्था है। तो विधिक संस्था क्यों? क्योंकि ये एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश का स्थान है। कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 6th पोजीशन पे है। ठीक है ना, 6th पोजीशन पे निर्यात। ये निर्यात तत्परता सूचकांक इसलिए, और इसमें एक पॉइंट और याद कर लेते हैं कि जो निर्यात तत्परता सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? नीति आयोग। ठीक है। निर्यात जो होती है तत्परता सूचकांक, इस तरीके के सूचकांक नीति आयोग इसलिए जारी करता है कि राज्यों में जो निर्यात की संभावनाएं हैं उसका आकलन किया जा सके और राज्य उसी के अनुसार अपनी निर्यात की जो पॉलिसी है, नीति है, उसको बना सकें, तैयार कर सकें। इसमें जो शीर्ष राज्य हैं, अब उत्तर प्रदेश का स्थान तो हो गया छठा। जो शीर्ष राज्य है वो है गुजरात, उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है ना। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? गुजरात। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 6, 6वां स्थान है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1986 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत खाद्य तेलों और एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों की घरेलू खपत का कितने प्रतिशत हिस्सा आयात करता है? कितने प्रतिशत हिस्सा आयात करता है? 60% हिस्सा आयात करता है। हम लोगों को जानकारी है कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से हमारा जो यूक्रेन से हम लगभग 85%, यूक्रेन से हम लगभग 85% सूरजमुखी का जो ऑयल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, वो आयात करते थे। उससे उस युद्ध की वजह से उस तेल का जो आयात है वो प्रभावित हुआ है और उसकी वजह से ये न्यूज इस समय चर्चा में थी। और जैसे सूरजमुखी के तेल हम यूक्रेन से करते हैं, जैसे पाम ऑयल के बारे में भी बीच में हमको करंट अफेयर्स में चल रहा था कि इंडोनेशिया से हम लोग इसका आयात करते हैं। तो इंडोनेशिया ने कश्मीर में जो हस्तक्षेप जैसे कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी वहाँ की सरकार ने, तो भारत ने पाम ऑयल के आयात पे स्ट्रेटजिकली रणनीतिक रूप से कमी कर दी थी वहाँ से आयात करने में। जैसे सोयाबीन की जो सोयाबीन के तेल को हम जो दक्षिण अमेरिका से आयात करते हैं, तो ये इसमें सिर्फ रूस और यूक्रेन विवाद का ही असर नहीं पड़ा है। दक्षिणी अमेरिका में सूखा पड़ने के कारण वहाँ पे सोयाबीन की जो फसल है वो बर्बाद हो गई थी, उससे भी हमारा जो खाद्य तेल है उसकी आयात प्रभावित हुआ है। तो हमारी जो खाद्य तेलों पे जो निर्भरता है लगभग 60% हम विदेश से आयात करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने डर्मी कूल, ठंडा कूल टेलकम पाउडर होता है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं कि पाउडर लगा के आए ठीक है ना। जो डर्मी कूल ठंडा कूल वाला जो पाउडर था, उस ब्रांड का अधिग्रहण किसने कर लिया है? जो डर्मी कूल ब्रांड का इमामी लिमिटेड कंपनी, FMCG कंपनी इमामी लिमिटेड ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में, योगी सरकार 2.0 की 53 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में, एक नंबर ये याद कर लेना। ठीक है ना। में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है ना। 53 सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने शपथ ली है, 53 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो के बचाव के टीके का निर्माण किसने किया था? पोलियो के बचाव के टीके का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर जोनास साल्क ने। डॉक्टर जोनास साल्क ने
ठीक है ना। ये अमेरिकी शोधकर्ता थे। पहले जो पोलियो का जो टीका लगाया जाता था इंजेक्शन के थ्रू जाता था, पहले 2 बूंद ज़िंदगी की नहीं होती थी, समझ लो ना, वो इंजेक्शन की होती थी, पहले इंजेक्शन लगाया जाता था, अब वो 2 बूंद ज़िंदगी की आने लगी है, ठीक है ना। जो पोलियो का टीका है इसका निर्माण किसने किया था? अमेरिकी शोधकर्ता सॉल्क ने, इसलिए इसके सॉल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्क वैक्सीन, ठीक है ना। पोलियो की वैक्सीन को क्या कहा जाता है? सॉल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में छायावती युग की अहम स्तंभकार कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में, ठीक है ना। साहित्य में छायावादी युग के अहम स्तंभकार कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जो कविता संग्रह हैं वो कौन है? इंपॉर्टेंट है, जैसे निहार है, रश्मि है, ये महादेवी वर्मा के कविता संग्रह है। नीरजा है, इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। सांद गीत, ठीक है ना, सांद गीत। और इनको मरणोपरांत 1988 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत किया गया था। कब किया गया था? 1988 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 26 मार्च 1974 को। 26 मार्च 1974 को। ये है मैडम जो समाजशास्त्री रही हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, इन्होंने जो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ पर जो पौधों की रक्षा के लिए, पौधों को काटने से बचाने के लिए वहाँ की जो महिलाएँ थी वो पौधे से गले लग गई थी और आलिंगन कर लिया था कि ताकि पेड़ काटे ना जा सकें। ठीक, शुरुआत में उसकी इस तरीके का आंदोलन की शुरुआत हुई और आगे चल के वो पूरे उत्तराखंड में फैल गया और इसका प्रभाव पूरे देश में महसूस किया गया। इसी आंदोलन के पश्चात एक अधिनियम पारित किया गया, इंपॉर्टेंट, वन अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया था? ये 1980 में किया गया था। ये चिपको आंदोलन, इस तरीके के जो पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन प्रारंभ हुए उसके बाद वन अधिनियम पारित किया गया। और एक और कार्य हुआ था, जो पर्यावरण मंत्रालय था एक पृथक मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया। पर्यावरण मंत्रालय भी बना पृथक रूप से, जो विशुद्ध रूप से पर्यावरण संबंधी कार्यों को देखने के लिए 1985 एक मंत्रालय के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव आजकल बड़ी डामाडोल स्थिति में है। कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे स्थित है? डेनिपर नदी के किनारे, ठीक है ना। डिनाइपर नदी के किनारे स्थित है, बीचों बीच बिल्कुल यूक्रेन के गुजरती है, ठीक है ना। और अब हम लोगों ने देखा भी होगा कि जो डिनाइपर का डेल्टा भी बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण भी करती है ये नदी, ठीक है ना, डिनाइपर का डेल्टा। और ये जो ब्लैक सी, काला सागर में समाप्त होती है बिल्कुल। ये यूक्रेन, ये कीव है, देखो, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच ये डिनाइपर नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। और यूक्रेन में आजकल बिल्कुल सेंटर बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूक्रेन की स्थिति के बारे में, जो राजनीतिक स्थिति है उसकी, ये है, ठीक ना। ये यूक्रेन अपना यूरोप का भाग है, जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में आता है यूक्रेन, ये। और ये रसिया है अपना, उत्तर में बेलारूस है, उत्तर पश्चिम में पोलैंड है, ठीक है ना, पश्चिम में स्लोवाकिया है, ठीक है ना, उसी के नीचे हंगरी है, फिर नीचे है जो दक्षिण की तरफ है रोमानिया है। रोमानिया और यूक्रेन के बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है, कौन सी है? माल्डोवा है, जिसमें एम लिखा हुआ है, ये माल्डोवा है। और ये किस महासागर से, जो किस सागर से, महासागर सॉरी, ये काला सागर से यूक्रेन सीमा साझा करता है, ठीक है ना, ये काला सागर से सीमा साझा करता है। और ये क्रीमिया है, जिसको 2014 में रसिया ने अपना पार्ट बना लिया था, ये क्रीमिया है, ठीक है ना। इसकी स्थिति ये है, इस तरीके से इसमें देख सकते हैं ये चीज़ें। एक और इसमें देख लेते हैं कि इसके जो आसपास की जो, इसी में देख लेते हैं, ये जो यूक्रेन से लगने वाली जो सीमा साझा करने वाले देश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं? जैसे रूस की तो हमें पता ही है, मॉस्को है। बेलारूस की क्या है राजधानी? बेलारूस की क्या है? मिंस्क। क्या है? मिंस्क। पोलैंड की क्या है? वारसा। क्या है? वारसा। स्लोवाकिया की क्या है? ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। हंगरी की क्या है? हंगरी की क्या है राजधानी? बुडापेस्ट, ठीक है ना। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। रोमानिया की क्या है? रोमानिया की क्या है? रोमानिया की क्या है? बुखारेस्ट। रोमानिया की क्या राजधानी? बुखारेस्ट।
और बीच में जो लैंड लॉक कंट्री मालडोवा, मालडोवा की क्या है राजधानी? चिसनाऊ, चिसनाऊ, ठीक है ना, ये हमको याद रखना है। कैसे याद रखें? अब बेलारूस, रूस की राजधानी मॉस्को हो गई, उसी से याद, रूस है फिर बेलारूस है, रूस की मॉस्को हो गई तो बेलारूस की क्या होगी? मिन्स्क हो गई। पोलैंड, पोलैंड की होगी वारसा, वारसा की संधि से याद आ जाएगा कभी कभी। स्लोवाकिया, स्लो बात करो, फिर लाना, फिर स्लो बात करो। स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, याद करते हैं, ठीक है ना। राजधानियाँ देख ही लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। रूस की हो गई राजधानी, क्या होगी? मॉस्को, ठीक है ना। बेलारूस की क्या होगी? बेलारूस की होगी मिन्स्क, ठीक है ना। पोलैंड की क्या होगी? वारसा, ठीक है ना। और स्लोवाकिया की क्या होगी? स्लोवाकिया की क्या होगी? ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा, ठीक है ना। और हंगरी की क्या होगी? बुड्ढा हंगरी है, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ठीक है ना। बुड्ढा हंगरी था तो पेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और एक और है रोमानिया, रोमानिया की क्या हो गई? बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, बुखार की वजह से रोम कांप रहे हैं, ठीक है ना। एक और है कौन सा? मालडोवा, मालडोवा की राजधानी क्या है? चिसनाओ, चिसनाओ, ठीक है ना। मालडोवा की राजधानी क्या है? पोलैंड, वारसा, स्लोवाकिया, स्लो बात करो, स्लो बात करो। ब्रातिस्लावा, हंगरी, बुडापेस्ट, रोमानिया, बुखारेस्ट, हंगरी बुड्ढा हंगरी है तो पेस्ट खा रहा है, रोमानिया, बुखारेस्ट, मालडोवा, मालडोवा, चिसनाऊ, ठीक है ना। इस तरीके से जो यूक्रेन से सीमा साझा है, यूक्रेन की राजधानी पता ही है, कीव हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।